टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण के मामले पर बड़ा बयान देते हुए बड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल की संलिप्तता मिली थी और पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा था, जिसके बाद एसटीएफ ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। तो लाल बंधु कोर्ट की शरण में गए। 15 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होकर पासपोर्ट जमा करने की आदेश दिए थे, मगर लाल बंधु और उनके भाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। तो जब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध काम नहीं हो सकता है और पुलिस और न्यायपालिका के माध्यम से ही कार्रवाई होती है। बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत होती है वहां बुलडोजर चलता है और जहां कुछ भी यहां अवैध नहीं हो पाएगा। बताते चले, कोर्ट के आदेश के बावजूद जहां लाल बंधु विवेचना अधिकारी के सामने ना ही पेश हुए, ना ही उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा किया है, ऐसे में उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। तो वहीं अब देखना होगा कि कोर्ट इन पर किस तरह की कार्रवाई करता है। तो वहीं अवैध धर्मांतरण मामले पर क्या कुछ बोले हैं डिप्टी सीएम, आइए सुनाते हैं। पहले सरकार लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और फतेहपुर धर्मांतरण का मामला में इस पर सरकार किस तरह से कार्रवाई इस सरकार का काम ये है कि जो गैर कानूनी काम प्रदेश में कोई भी कर रहा है और उसके खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश से या पुलिस के संज्ञान में आने से या किसी की शिकायत के आधार पर अगर अभियोग दर्ज है तो उसकी विवेचना करना और अगर उसको गिरफ्तार करने वाले की धाराएं हैं तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। ये पुलिस का जो मामला है, पुलिस उसको हल। अवैध धर्मांतरण को लेकर अवैध तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होने दिया जाए। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाने की जरूरत जहाँ होती है वहाँ चलता है, लेकिन अवैध यहाँ पर कुछ नहीं होने पाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की है, साथ ही अडानी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जेपीसी से मांग की है जांच कराने की, और क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं। आज देश में अघोषित तानाशाही, जिस तरह से 3 दिन 1 मिनट के लिए सत्र नहीं चला, लगातार मांग होती रही जेपीसी की, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जनता का पैसा डूब गया है। आज की तारीख में जो व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में पहले और दूसरे नंबर पर दस्तक दे रहा था, कुछ देर के लिए नंबर 1 भी हुआ था, वो 20 तो छोड़िए उसके बहुत नीचे चला गया। जो पैसा इसमें लगा है वो पैसा लगा है भारतीय जीवन बीमा निगम का, जिसमें करोड़ों भारतवासियों की, सरकारी कर्मचारियों की, पॉलिसी धारकों का धन है। स्टेट बैंक का, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका, सब मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था का ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि अगर इसमें कुछ क्रैश हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ हिंदुस्तान में ही दुनिया में लड़खड़ा जाएगी और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। कांग्रेस सहित सारे विरोधी दल किसी को दोषी ठहराने की मांग नहीं कर रहे थे सदन में, वो ये मांग कर रहे थे कि इसकी जांच हो। तो भाजपा जांच से क्यों घबराती है? वहां अडानी तो छोड़िए, आ का नाम लेते ही जैसा लगता था कि भाजपा के लोगों को सांप सूंघ गया सरकार को। ये देश के आर्थिक जगत की सबसे बड़ी घटना है और मैं कहना चाहता हूं कि ये शताब्दी का, 10-20 साल का नहीं, शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और लूट है। मैं इसे लूट कह रहा हूं, जहां पे जनता का पैसा एक उद्योगपति को दिया गया और वो सारा का सारा डूब रहा है। डिमांड क्या है? हमारी इकलौती डिमांड है कि संयुक्त संसदीय जो हमारी जेपीसी होती है, दल का गठन, वो जो बातें उभर कर आ रही हैं सामने, इनकी जांच करे और जांच करके जो सत्यता हो उससे जनता को बताए, जिससे जो बीमा धारक हैं और
करोड़ों लोगों का जिनका अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंक में या स्टेट बैंक में है मुख्यतः, उनका विश्वास लौटे। वरना ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी चली गई तो बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो ये जेपीसी की डिमांड हमारी नहीं, सारे 24 विरोधी दलों की। आजकल एक नए तरह का राष्ट्र संगम नगरी प्रयागराज, जहां कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान जहां मां बेटी आग में झुलस कर दम तोड़ दिया था और जिसके बाद अब राजनीति गर्माती जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अडानी का विरोध करते हैं तो देश का विरोध कर रहे हैं, ऐसी एक धारणा दी जा रही है। आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? देखिए, राष्ट्रवाद वही है जो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद किसी की बपौती नहीं, किसी का ठेका नहीं, किसी पार्टी की जागीर नहीं। राष्ट्रवाद पे कुर्बानियां अगर सबसे ज़्यादा किसी ने दी हैं, सबसे ज़्यादा पालन करता था, करता है, करता रहेगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, ये कानपुर कांड में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए उसने पहले धर्म के नाम पे बांटा, हिंदू मुसलमान किया, फिर उससे काम नहीं चल रहा है अब उसका, तो उसने पहले दलितों, अनुसूचित जात पर निशाना साधा, पिछड़े वर्ग पे निशाना साधा, अब ब्राह्मणों पे सीधा प्रहार है। ये मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए जघन्य कांड हुआ है। मैं इसमें दोषी सिर्फ उनको नहीं मानता जो अधिकारी है, उस प्रवृत्ति को दोषी मानता हूं जो बिना अदालत का फैसला आए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। अब आप जब बुलडोजर करके किसी चीज को धराशायी कर देंगे, कोर्ट का फैसला आएगा भी तो वो किस तरफ जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया है, जैसी मंशा सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जाहिर की है कि फैसले के बाद ही किसी चीज को नष्ट किया जाए। बुलडोजर जब तक चलता रहा एक धर्म पे, भाजपा के कुछ लोगों को बड़ा मजा आता रहा। अब चूंकि वो चलने लगा है उस वर्ग में, सब कास्ट में, तो अब लोग चिंतित हैं। मैं चाहता हूं कि बुलडोजर का प्रयोग घोषित अपराधियों पे किया जाए जो समाज के लिए खतरनाक है, ना कि एक माँ बेटी पर। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गरीब है और ब्राह्मण है, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। बीबीसी पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने इसे ओछी राजनीति बताई है। साथ ही उनका कहना था इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये जो दुखद घटना है, इसमें जो कुछ भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी और पहले भी इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही उन्होंने इस पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले पर क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ तक कि सीएम पर ही कार्रवाई की मांग कर दी है आज प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कानपुर देहात की जो घटना है वह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना उस परिवार को दुख है, उतना ही सरकार और सरकार के परिवार को भी, पार्टी को भी दुख है। और उस घटना के दोषियों को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जो जिसका अपराध होगा उसको उसके हिसाब से दंड मिलेगा। मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं कई। और विपक्ष ऐसे मामले में राजनीति कर रहा है जो राजनीति का विषय नहीं बनता है, बल्कि वह सरकार पर इस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है कि जैसे कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उससे रोक दिया जाए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सरकार की ओर से कि हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, और गरीबों को सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, और गरीब को छेड़ेंगे नहीं, माफिया को छोड़ेंगे नहीं। सर, आप भूमाफिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रयागराज के जो यमुना पार का क्षेत्र है, लगातार
संगम नगरी प्रयागराज में जहां कानपुर देहात में मां बेटी की झुलसने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अब लोग लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी ने बुलडोजर का पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेसियों ने बुलडोजर का पुतला जलाया। बता दें, जहां बीते दिनों अतिक्रमण हटाने प्रशासन कानपुर पहुंचा था और झोपड़ी में आग लग गई थी। मां बेटी झोपड़ी के अंदर झुलसी और गृह स्वामी बचाने के लिए अंदर गए, वो भी झुलस गए थे, मगर मां बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद अब लोगों में आक्रोश है। वहीं इस पर लेखपाल व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामला भी दर्ज किया गया है, मगर अब कांग्रेस ने बुलडोजर की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और साथ ही इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर भी मामला दर्ज करने की बात कह डाली है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन के दौरान, आइए सुनाते हैं आपको। हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से कानपुर के अंदर एक जो ब्राह्मण परिवार के साथ जो इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, वहाँ का डीएम, वहाँ का पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। उनको पर FIR होनी चाहिए और मुख्यमंत्री पर भी FIR होनी चाहिए। और आज हम लोगों ने बुलडोज़र का पुतला फूका है, बुलडोज़र की फ़ोटो जलाई, बुलडोज़र को फूका है और ये स्पष्ट हो गया है कि आगे ये लड़ाई लगातार हम लोग लड़ेंगे जब तक उन परिवार को, ब्राह्मण परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग ऐसे लगातार लड़ते रहेंगे और यही हमारा संकल्प है। क्या मांग है? मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की जो घटना घटी है उस पर जो है DM के खिलाफ और SDM के खिलाफ FIR हो और उन पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, मकान दिया जाए और उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। इरशादुल्लाह। अभी कानपुर में जिस तरीके से, जिस बर्बरता से प्रशासन ने और शासन ने मिल के गरीबों के बस्तियों को देखते हुए गरीबों के घर उजाड़ दिए, उस चीज़ के खिलाफ था। वहाँ पे अमानवीय घटना हो रही थी जिसमें देखा जा रहा था कि एक बेटी और एक माँ सीधा वहाँ विरोध कर रही थी कि हाँ, आप हमारे घर का कागज़ दिखाइए, कुछ भी दिखाइए जिसके कारण आप तोड़ने के लिए आए हैं, पर वो सीधा तानाशाही पे उतर आए और उन्होंने गरीबों का घर तोड़ दिया। इस चीज़ के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। आप लोग की क्या मांग? हमारी मांग है कि इसमें समस्त सभी जितने भी अधिकारी हैं, DM हैं, सबको निलंबित करें। जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। वो किस बात की बुलडोज़र तंत्र लेके चल रहे हैं? क्या देश इसी तरीके के बुलडोज़र तंत्र पे चल पाएगा? देश गांधी जी का देश है, जहाँ पे शांति व्यवस्था और हर चीज़ के लिए एक नियम कानून बनाए गए थे। पर क्या अगर इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, इस तरीके से चलाएंगे, क्या देश चल पाएगा? इसी के लिए कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है। नागेंद्र प्रसाद मिश्रा। प्रयागराज में कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी से इलाज की सुविधा शुरू की जा रही है। इस मशीन के उद्घाटन के लिए राहुल गांधी को प्रयागराज आना था, लेकिन कतिपय कारणों से वे प्रयागराज नहीं आ पाए। 20 करोड़ की कीमत वाली इस मशीन की सहायता से अब कैंसर का सटीक इलाज किया जाना संभव हो गया है। इस मशीन की सहायता से कैंसर के ट्यूमर को पहचानने के साथ साथ उसके आकार प्रकार के साथ उसकी गंभीरता की स्थिति का आकलन संभव है। इस विषय में जानकारी देते हुए कमला नेहरू अस्पताल की हेड ऑफ डिपार्टमेंट राधा रानी घोष ने बताया कि लगभग 20 करोड़ की लागत वाली मशीन के इस्तेमाल में लाई जा रही है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक्सरे और CT स्कैन की तरह कैंसर को पूरी तरीके से पहचान करते हुए उसके ट्यूमर को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी देता है। वहीं इस मशीन की क्या खासियत है, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर राधा रानी घोष का, आइए सुनाते हैं। मशीन अभी लगने जा रही है, वो हैल्सियन कहते हैं उसको, कि एक टाइप का लीनियर एक्सेलरेटर है। इसमें हम लोग एक्सरे, हाई एनर्जी एक्सरे तो आप लोगों को पता ही है, जिससे हम लोग एक्सरे फोटोग्राफ्स लेते हैं। ये हाई एनर्जी में जब हम इसको यूज करते हैं तो ये कैंसर के सेल्स को खत्म कर देता है। तो कैंसर का इलाज में विकिरण चिकित्सा या हम रेडिएशन थेरेपी जो कहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट इज आज के जमाने में अगर हम कहेंगे वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ रेडिएशन कैंसर ट्रीटमेंट इज रेडियोथेरेपी। इसको हम कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ भी यूज करते हैं और जब ये तीनों सुविधाएं साथ होती है तो बीमारी ठीक होने का चांस ज्यादा रहता है। वैसे जिस तरह के
कैंसर यहाँ दिखते हैं अपने इंडिया में, भारतवर्ष में, जो तंबाकू से संबंधित मुंह का और गले का कैंसर होता है, स्तन कैंसर महिलाओं में, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। ये सारी कैंसर विकिरण चिकित्सा द्वारा ठीक कर सकते हैं। और ये जो मशीन अपनी लगी है, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। इसको हम हाई एंड मशीन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास रेडियो सर्जरी करने का फैसिलिटी रहता है। इसका मतलब कि हम बिना चीर फाड़ के सिर्फ विकिरण चिकित्सा द्वारा, छोटा ट्यूमर होता है तो उसको हम जला डालते हैं, जिसको हम रेडियो सर्जरी कहते हैं, तो उसको हम SRS बोलते हैं और SBRT भी बोलते हैं। कभी कभी हम रेडियोथेरेपी जो भी है वो बॉडी का भी करते हैं, स्टीरियोटैक्टिक। इसके अलावा ये जो मशीन है ये आपको इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी में मदद करती है। इसका मतलब कि ट्यूमर क्योंकि डीप सीटेड होता है बॉडी में, और साथ में अन्य जो अंग होती है या अन्य जो जैसे लिवर हुआ, स्पाइन हुआ, ये सब बचा के हमें इलाज करना पड़ता है। तो इसको जब हम कंप्यूटर में देखते हैं, वहां पे CT स्कैन ऑन बोर्ड, मतलब मशीन में जब मरीज लेटा होता है उसी समय हम उसका CT स्कैन करके एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ वो ट्यूमर है, और सिर्फ उसी ट्यूमर का इलाज करते हैं। तो इससे बाकी जगह में विकिरण चिकित्सा नहीं जाता, और इसका जो क्षति हो सकता है दूसरे ऑर्गन्स को, उसको भी हम सेव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी प्रिसाइज ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर राधा रानी घोष, फिलहाल मैं हेड हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कमला नेहरू हॉस्पिटल की। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के मुद्दे को लेकर छात्रों ने आंदोलन की धार लगातार तेज होती जा रही है। आंदोलित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बुधवार को कैंपस में नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर छात्रों ने यूनिवर्सिटी में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर कुलपति के नाम बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और इस्तीफा की मांग की है। आंदोलित छात्रों का कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी में बने पुस्तकालय 24 घंटे बहाल नहीं किए जाएंगे, यूं ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बता दें आपको, जहां फीस वृद्धि के मुद्दे पर करीब 939 दिन से लगातार छात्र आंदोलित हैं, और ऐसे में आज कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने यहां पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। ऐसे में छात्रों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 938 दिन से छात्र संघ बहाली, फीस वृद्धि और पेयजल, शौचालय और लाइब्रेरी में जो किताबें नहीं है उसको लेकर आंदोलन कंटिन्यू अनुरोध चल रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति को जो बुद्धि है, जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो उनकी मति है खत्म हो चुकी है, जो तानाशाह हो चुकी है, जो हिटलर शाही में व्याप्त है, जो भ्रष्टाचारी और दलाली में एकदम व्याप्त है, उसको कई छात्रों का सुर लेने के लिए उसको समय नहीं है। विश्वविद्यालय में छात्रों के जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर आंदोलन चल रहा है, छात्रों से वार्ता करने के लिए समय नहीं है। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र लड़ना और पढ़ना दोनों जानता है। आप मैडम होश में हो जाइए। ये विश्वविद्यालय जब रसिया रतनलाल हांगलू को नहीं बख्शा तो आपको कतई नहीं बख्शेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आपको यहीं से खदेड़ देंगे। आप दिल्ली और गुजरात की धरती पर चली जाएंगी, और विश्वविद्यालय में छात्रों की सरकार होगी, छात्रों का छात्र संघ होगा, और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में और पठन पाठन का सुचारू रूप से कार्यक्रम चलेगा, और विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की जो अनिति है, भ्रष्टाचार घोटाला है, वो दूर हो जाएगा। राहुल पटेल, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि पिछले 900 दिनों से ज्यादा दिनों से हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय लाइब्रेरी में नई किताबें नहीं है। छात्रों को दर दर भटकना पड़ रहा है, किताबें नहीं मिल रही हैं। और इस विश्वविद्यालय में देखेंगे तो पूरे विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल की व्यवस्था सबसे जो कि मूलभूत सुविधा होती है, तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था को लेकर के। और हर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी जो कि 24 घंटे खुलती है, और लेकिन इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी एक ऑफिस की तरह सुबह खुलती है और शाम को बंद हो जाती है। इसी को लेकर के हम इसलिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं। इन सब चीजों को लेकर के हम लगातार अपनी चीजों को लेकर के बता रहे हैं, फिर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को सद्बुद्धि नहीं आ रहा है। तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके हमारा यही संदेश है कि भगवान ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे, जिससे लाइब्रेरी में नई किताबें आ सके, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त हो सके, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, और लाइब्रेरी 24 घंटे खोली जा सके। हरेंद्र कुमार यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां अवैध खनन अक्सर होता रहता है और ऐसे में कई बार वीडियो भी वायरल होती है। सूबे के डिप्टी सीएम जब प्रयागराज पहुंचे और उनसे यमुना पार में हो रहे अवैध खनन के बारे में बात की गई तो उनका कहना था चाहे वो खनन माफिया हो या भू माफिया हो या फिर शराब माफिया, इस सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिप्टी सीएम के बयान के बाद भी क्या ये अवैध खनन रुकेंगे, और यमुना पार में जिस तरह से अवैध खनन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, अब देखना होगा इस पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसे में क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आइए सुनाते हैं। असलहों से लेकर ओवरलोडिंग ट्रकों से वसूली तक की वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर से कोई अगर चाहे माफिया किसी भी किस्म का हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, मतलब माफिया किसी भी किस्म के हों, माफिया माफिया होते हैं और गरीब गरीब होता है। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए जहां सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीबीसी में हुई रेड को लेकर जहां सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी सब की आवाज़ उठा रहे, लोकतंत्र को बना रख पहल कर रहा है, मोदी सरकार उस पर हिटलरशाही से दबाव बना रही है। ऐसे में उन्होंने बीबीसी में हुई रेड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया इसी को कहते हैं। आपने बीबीसी पर जो छापा मारा गया है वो अनुचित है। उसकी टाइमिंग देख ले। एक डॉक्यूमेंट्री आती है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री? जिस कांड पर बनी है वो डॉक्यूमेंट्री, उस पर भारत के एक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक, जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे दलों में भी थी, विदेशों में भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस घटना का मुआयना करने के बाद गुजरात की धरती पर कहा था, मोदी जी राष्ट्र धर्म का पालन करो, राष्ट्र धर्म का पालन करो। उस कांड पर अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है तो ये प्रेस का अधिकार है, उसका प्रसारण होना चाहिए। पहले उसे दादागिरी से, गुंडागर्दी से रोकने की कोशिश हुई, जब नहीं रुकी तो उससे कुपित होके, नाराज होके, जिस दिन सत्र खत्म हुआ उसके दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा, जो मोदी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ईडी, सीबीआई और काम करते हैं, तो उनके एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने छापा मार दिया। टाइमिंग की बात, जब तक पार्लियामेंट चलती रही नहीं हुआ, पार्लियामेंट बंद हुआ और जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। बीबीसी की एक सिर्फ भारत या ब्रिटेन में नहीं, पूरे विश्व में वो एक जैसी एजेंसी है जिसकी हमेशा हमारी बहुत आलोचना हुई है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। संगम नगरी प्रयागराज में देर रात उस समय हड़कंप मच गई जब एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कई गाड़ी व जानवरों पर चढ़ते हुए पेट्रोल टंकी में घुस गई, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए और 2 जानवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल व्यक्तियों को मौके पर पहुंची शाहगंज पुलिस ने इलाज के लिए कॉलवेंट हॉस्पिटल भेजा। वहीं स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी थाने ले गई। बता दें, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन करीब पुष्पराज सिनेमा के सामने एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और पेट्रोल टंकी में जा घुसी, जिससे कई लोग घायल हुए और ड्राइवर को गाड़ी को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और घायलों को अस्पताल भेजा। ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का, आइए सुनाते हैं। यहाँ पे किस तरह से हादसा हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है? अभी स्टेशन में भाई साहब लौटे, हम आए पेट्रोल डलाने के लिए। जैसे पेट्रोल डलाने के खड़े हुए तो हमारे मित्र हैं पिंटू भाई, वहाँ खड़े, और अचानक से स्कॉर्पियो से अपना आपा खोल करके, मतलब समझिए कि 110-120 की स्पीड से था और बहुत ही तेज़ी से आया गाड़ी लेकर के और टक्कर मारते हुए, जिसमें 2-3 कुत्ते और 2 आदमी जिनके हाथ पर टूट गया है, वो बेहोश है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। और डायरेक्ट गाड़ी लड़ाते हुए 3-4 गाड़ी को नुकसान, मतलब चूर करते हुए गाड़ी हमारी गाड़ी में टक्कर मारा। हम पेट्रोल टंकी जाकर लड़े और जब तक हम समझ में आए तब तक वो एक कार थी 800, उसमें टक्कर मार के उसको भी भूसा बना दिया। उतने पे हम लोग लपक करके उस लड़के पकड़े, तुरंत गाड़ी उसकी चाबी निकाले। तुरंत हमने फ़ोन किया इंस्पेक्टर शाहगंज को। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत चौकी इंचार्ज विजय सिंह साहब आए और उनके साथ 2-4 सिपाही भी आए। उनको तुरंत लड़के, मतलब जो ड्राइवर था स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो में कोई आर्मी लिखा हुआ है, आर्मी के ऑफिसर की, मतलब आर्मी ऑफिसर की गाड़ी है, उसको पकड़ा गया। उसके चाबी निकाला, ले जाकर पुलिस वालों को दे दिया गया। पुलिस वाले आए जी, हो सकता नशे में हो, वो कह रहा था कि भैया हमको नींद आ रही थी, हो सकता नशे में हो, और बहुत बड़ा दुर्घटना होने बचा। भाई साहब नहीं पेट्रोल टंकी में होता, पूरी पेट्रोल टंकी में आग लग जाती, जितने थे यहाँ सब मर जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया? हाँ, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है कॉलवेंट हॉस्पिटल, चौकी इंचार्ज साहब के साथ।
सावन जोगी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। क्या वो भैया अभी किस तरह से घटना हुई है? हम लोग इधर से आए, यहाँ पे गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए खड़ी की 5 मिनट नहीं हुआ होगा खड़ी करते, वो पीछे से इतना तेज आए, हम लोग तो देखे कि लग रहा है ये छत और गिर गई, इतनी तेज हमारी गाड़ी में ठक्कर मारे। गाड़ी हम लोग 4 लोग अंदर बैठे हुए थे, ऐसे लगे कि हम लोगों को प्राण गए। अंदर गेट भी नहीं खुल रहा था, बहुत सी फरफटाहट टाइप में हो रही थी। काफी लोग घायल हुए हैं। जी, ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज शुक्ला है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां फाफामऊ में भीषण जाम लगा था, लोग घंटों से परेशान थे। ये जाम मलाकराज से लेकर तेलियरगंज तक लगा हुआ था, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी थी और लोग परेशान हो रहे थे, मगर पुलिस को परवाह नहीं थी। वहीं जाम में जब अचानक से हाईकोर्ट जज की गाड़ी पहुंची और जाम में फंसी दिखी तो तत्काल वायरलेस हुआ और वायरलेस के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां जाम खुलवाया, जिसके बाद हाईकोर्ट जज की गाड़ी समेत कई गाड़ियां यहां से निकल सकी और लोगों को राहत मिली। शायद जज साहब की गाड़ी ना आती तो शायद लोगों को राहत भी ना मिलती और रात भर जाम में फंसे रहना पड़ता। लोगों की माने तो रोज़ इसी तरह से यहाँ जाम लगता है और पुलिस अनजान बनी रहती है। पुलिस की लापरवाही के कारण रोज़ फाफामऊ में जाम लगता है और लोग होते हैं घंटों परेशान, पुलिस बनी रहती है अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।